धन्यवाद। सर्वप्रथम विद्यानिवास मिश्र जी के आज जन्म शती पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मंचासीन गणमान्य वक्तागण और गणमान्य श्रोतागण, कल से हिंदी उपन्यासों के कथाभूमि विषयक इस संगोष्ठी में काफ़ी महत्वपूर्ण विचार रखे गए। मैं उसी कड़ी में 90 के बाद के हिंदी उपन्यासों पर अपने कुछ संक्षिप्त रूप में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मुख्यतः साहित्य को जब हम देखते हैं तो साहित्य के बारे में एक बात शुरू से कही जाती है कि साहित्य युग का प्रतिबिंब है। यह साहित्य की ही विशेषता है कि वह युग का प्रतिबिंब होने की वजह से वो असीमित सीमाओं, असीमित संभावनाओं को अपने साथ समाहित करता है। वह अपने युगबोध की सीमाओं का अतिक्रमण भी करता है। इसी वजह से उसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समेटने की क्षमता निहित होती है। साहित्य की एक विशिष्ट विधा के रूप में उपन्यास मनुष्य के सर्वांगीण रूप को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। रॉल्फ फॉक्स का विचार है कि उपन्यास केवल कथात्मक गद्य नहीं है, वह मानव जीवन का गद्य है। वह ऐसी कला है जो संपूर्ण मनुष्य को लेकर अभिव्यक्ति प्रदान करने की चेष्टा करती है। इसी संदर्भ में प्रेमचंद का भी ये कहना है कि मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र समझता हूँ। उपन्यास के बारे में कल चर्चा हुई थी कि उपन्यास नॉवेल से भारतीय संदर्भों में आता है। नॉवेल 19वीं शताब्दी में मुख्यतः पूंजीवाद की देन कहा गया है, इसकी भी चर्चा हुई। मैं इसमें दो बातें और जोड़ना चाहूँगा कि मूल्यगत आधार और रूपगत आधार के तहत नॉवेल को स्थापित किया गया। मूल्यगत आधार के रूप में जॉर्ज लुकास नॉवेल को एक विशेष रूप विधान मानते हैं जहां एक प्रॉब्लमेटिक हीरो होता है, समस्याग्रस्त नायक, और वही समस्याग्रस्त नायक, उसी समस्याग्रस्त नायक को प्रेमचंद लेके आते हैं और वो समस्याग्रस्त नायक दो रूपों में बटा हुआ है, किसान है तो कहीं दूसरी ओर नारी है। प्रेमचंद के संपूर्ण सभी उपन्यास में किसान और नारी ही मुख्य रूप में दो समस्याग्रस्त नायकों के रूप में आए हैं। इस बात में कोई अस्वीकृति या इस बात में कोई असहमति नहीं होगी। नामवर सिंह इस बारे में कहते हैं कि मूल रूप से प्रेमचंद ही किसान जीवन की महागाथा को प्रस्तुत करने वाले उपन्यासकार रहे हैं और वहीं से उपन्यास का विकास या मूल रूप से वहीं से वास्तविक उपन्यास की यात्रा शुरू होती। अब 90 के बाद के उपन्यासों में वही किसान आते हैं, लेकिन 90 के बाद की परिस्थितियां बदल गई हैं। महाभूमंडलीकरण आ गया है, आर्थिक उदारीकरण आ गया है, निजीकरण आ गया है। तो आर्थिक उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण ने क्या किसान की समस्याओं को हल किया है या किसान की समस्याओं को बढ़ाया है? हमारे उपन्यासों ने इसको किस तरह देखा? आप देखेंगे कि ज्यादातर उपन्यासों ने इस समस्या को सही रूप में, वास्तविक रूप में दिखाया कि 90 के बाद के जो LPG रिफॉर्म्स हुए, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, LPG रिफॉर्म जो है उसने समस्याओं को और विस्तृत किया है। पूंजी, कहते हैं कि पूंजी के लिए बनाई जा रही है और किसान उस समस्या में और ग्रस्त हो गया। अब खेती किसानी फायदे का सौदा नहीं रहा। अब खेती किसानी में किसान और मरखट रहा है, जैसे होरी वहां 1936 में मरखट रहा था। अब किसान मरखटने की उसकी जिजीविका भी खत्म हो रही है और इसी का परिणाम होता है कि किसान आत्महत्या करने लगते हैं। और किसान एक दो किसान नहीं, लाखों की संख्या में किसान आत्महत्या करते हैं। विदर्भ इसका प्रमाण है। और किसान आत्महत्या पर लिखा गया उपन्यास में आप देखें कि हलफ नामे उपन्यास आता है 2006 में राजू शर्मा का, और वह उपन्यास मूल रूप में किसान आत्महत्या को प्रस्तुत करता है। और इसके बाद कई उपन्यास आते हैं, फांस आता है उपन्यास संजीव जी का, और भी उपन्यास, अकाल में उत्सव उपन्यास आता है।
ये सारे उपन्यास किसान की समस्या को इस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब किसान में वो लड़ने की ताकत रही नहीं जो होरी के समय में थी। अब किसान सरेंडर कर चुके हैं। अब व्यवस्था ने उनको इस तरह तोड़ दिया है कि अब 5 बीघे क्या जोतकार किसी तरह अपना जीवन चला ले, यही बड़ी बात है। वो अपने बच्चों को उसमें पाल नहीं सकता, उसको शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि शिक्षा अब महंगी हो गई है। अब खेती किसानी में सिर्फ 2 जून की रोटी मिल जाए, यही बड़ी बात है। 90 के बाद के उपन्यासों ने इस समस्या को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उठाया, और 90 के बाद के उपन्यासों ने जिसमें जिक्र कर सकते हैं हम डूब और पार उपन्यास का, कि किस तरह से औद्योगिकरण की वजह से जिन किसानों की जमीन जबरदस्ती ले ली जाती है और उन्हें उसके एवज में कुछ खास दिया नहीं जाता, मजबूरन उन्हें वो जमीन देनी ही देनी है। तो जो एक तो खेती किसानी महंगी हो गई है, और दूसरी चीज अब उन्हें खेती किसानी से बेदखल भी किया जा रहा है। डूब और पार इस तरह के उपन्यास हैं, अब वहां हम देख सकते हैं। इसके बाद के उपन्यासों में एक उपन्यास महत्वपूर्ण तौर पर, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक उपन्यास का जिक्र मैं करना चाहूँगा जो काफ़ी चर्चा में रहा, अगम बहे दरिया। शिवमूर्ति जी का ये उपन्यास है। इस उपन्यास ने काफ़ी महाकाव्यात्मकता को समेटा है अपने इस कलेवर में। लगभग 600 पेज का उपन्यास है, और इस उपन्यास में किसान हैं, मजदूर हैं, स्त्री, कई कथाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि मानव जीवन का चरित्र है, तो किसान एक किसान की कहानी नहीं, कई किसान जीवन की कहानी है। स्त्रियां हैं, दलित हैं, माठा बाबा हैं, यहाँ पर संतोषी काका हैं, और दलितों की चेतना है, स्त्रियों का संघर्ष है, वो सारी चीज़ें। जैसे अभी चर्चा हुई थी कि पिछले सत्र में वक्ता जी ने कहा था कि एक कथा दूसरी कथा में जोड़ रही है, दूसरी कथा फिर उस कथा से जोड़ रही है, आगे कथानक रचना विधान में वो गुत्थम गुत्था होकर के कहानी बढ़ती चली जाती है, और कुछ वैसा ही दृश्य, वैसा ही पाठक जो है यहाँ पर आस्वाद लेता है। और कहना न होगा कि 90 के बाद के किसान जीवन और गांव पर आए उपन्यासों ने हिंदी साहित्य को निश्चित तौर पर समृद्ध और संवेदनशील बनाया है। नए बदलते परिदृश्य में किसानों की दशा, संघर्ष, आत्महत्या जैसे विषयों के प्रति पाठकों को जागरूक किया है, संवेदनशील किया है, और कहीं न कहीं उन समस्याओं को हमारे सामने सही रूप में प्रस्तुत किया है। और मंच का बहुत बहुत आभार, मुझे बोलने का मौका दिया, और आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक आभार कि मुझे सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।